हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से लौट के आ चुका हूँ दी डोमिनेटर सीरीज़ की एक नई क्लास लेके। इस बार ज्योग्राफी की क्लास 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। हालांकि अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन यू विल हैव टू पे ₹99 सो दैट आई कैन ऐड यू टू द डोमिनेटर ग्रुप, जहाँ से आप सारी PDF एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड ₹99, कोई बात नहीं, लेक्चर्स आर फ्री टू ऑल। नोट्स बनाइए, ऐश करो। ठीक है, बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, ये कॉन्सेप्ट पैक्ड क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें फैक्ट्स कम, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम में ये प्रेशर होता क्या है। कौन सी प्रेशर? टायर प्रेशर, हवा की प्रेशर, कौन सी प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय द एयर अबव दैट सरफेस। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर में जस्ट ये हवा की एक लेयर है, तो ये हवा की लेयर नीचे की ओर एक दबाव, एक टेंशन प्रेस करके रखती है। बस ये जो रेट से दबा रही है इस सरफेस को, इसी का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हम इसकी यूनिट क्या होती है? मिली बार। ठीक है, हर जगह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार में मेजर की जाती है। बट एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट अगर हम लोग अर्थ की निकालें तो 1013 मिली बार के आसपास अपनी अर्थ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फैक्ट वाली चीज़ें। अगर आपको ये इमेज थोड़ा ब्लर लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, बट ये इमेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे इससे अच्छी वाली इमेज नहीं मिली डिस्क्रिप्शन के लिए। ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग प्रेशर बेल्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स क्या है उससे पहले जान लीजिए प्रेशर बेल्ट्स कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एक रही ये रही दूसरी, ये रही तीसरी। इसे मैं कोई दूसरी कलर कर लेता हूँ, ओके, वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रही एक, दूसरी, तीसरी और एक चौथी यहाँ पर है जो आपको दिख नहीं रही है। ठीक उसी तरह नीचे में एक, दो और यहाँ पर एक है जो आपको दिख नहीं रही है। तो बीच वाली जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। ठीक है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, इसके नीचे फिर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर जोन, यहाँ पर भी सब पोलर लो प्रेशर जोन और यहाँ पर पोलर जोन, यहाँ पर भी पोलर जोन। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो टोटल अपने 4 ही चीज़ें हैं। ये रही 1, 2, 3, 4। नीचे भी एक, ये अपनी इक्वेटर वाली 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो टोटल हम लोग 4 प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेशर बेल्ट्स यानी कोई एक पट्टी ऐसी होगी धरती के ऊपर जहां पर कुछ एक पर्टिकुलर दबाव या तो बन रहा होगा या तो हट रहा होगा। तो ये 4 प्रेशर बेल्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे? ऑब्वियसली बीच वाली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है, इसे ब्लैक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इट इज़ फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। यानी यह अगर मान लीजिए अपनी इक्वेटर है तो यहाँ से 10 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर और यहाँ से 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो ये वाली जो पट्टी अपनी धरती पे बन रही है, इसी का नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है बाबू, इक्वेटोरियल क्यों लगा है? बिकॉज ये इक्वेटर के पास है। लो प्रेशर क्यों लगा है? क्योंकि आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली आके गिरती रहती हैं, जिसके वजह से हवा गर्म होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो नीचे एक वैक्यूम जैसा चेंबर क्रिएट हो जाएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, जब हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है और नीचे जो वेकेंट पीस ऑफ एयर बच जाता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर यानी यहाँ से जो चीज़ें थी वो सब चली गई हैं, अब यहाँ पर कम लोग हैं तो कम लोग यानी लो प्रेशर एरिया। ठीक है, हवा जहाँ से निकल जाती है उसे कहते हैं हम लोग लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो इट इज़ फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। इट इज़ अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मली इंड्यूस्ड यानी ये प्रेशर बेल्ट तापमान के बढ़ने की वजह से ये बनी हुई है। हाँ, तापमान की वजह से ही ना, आप खुद बताइए, अभी तो बोला कि यहाँ पर सन रेज काफ़ी हेवी मात्रा में गिर रही है, तो सन रेज क्या है, वो भी एक हीट का सोर्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तापमान की वजह से ही ये चीज़ बन रही है। कल को यानी मान लीजिए आज से 1000 साल के बाद अगर ये यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी यहाँ से हट जाएगा। ऑब्वियसली तापमान नहीं तो गर्मी नहीं, गर्मी नहीं तो हवा ऊपर नहीं उठेंगी, और हवा ऊपर नहीं उठेंगी तो नीचे लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर पट्टी बेल्ट। ठीक है, दिस रीजन acts as a convergence for नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, यहां पर आइए, यहां पर देखिए, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यहां से नॉर्थ ईस्ट, बाबू यहां पर देखो, ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और ये होता है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है, तो इसलिए ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ये वाला साउथ ईस्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रेड विंड्स आ रही है ये कौन से डायरेक्शन से आ रही है ना नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स ये किस डायरेक्शन आ रही है ना साउथ ईस्ट से। तो इसीलिए बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड्स यानी हवाओं का संगम कहलाती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर दोनों ओर से आने वाली हवा एक दूसरे से टकरा के खुद को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, दोनों टकराए और यहाँ पर एक वैक्यूम जैसा एरिया क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते, याद रखिए क्या हुआ, वैक्यूम जैसा एरिया क्रिएट हो गया। क्या हुआ, वैक्यूम जैसा एरिया क्रिएट हो गया। फॉर दिस रीजन इज ऑल्सो रेफर टू एज डोलड्रम्स और हॉर्स लैटिट्यूड्स। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट। अभी बताया ना, नॉर्थ से आने वाली, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली और साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं एक दूसरे को कैंसल कर देती हैं, जिसके वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर तो ऐसे ही होता है कि ना हवाएं यहाँ से गर्म होकर उठती रहती है, उसके बावजूद वो होते होते भी, उसके सिवाय भी एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट। आप खुद बताइए, अगर यहाँ से सिर्फ ये वाली आती रहती तो एयर मूवमेंट रहता, अगर सिर्फ यहाँ से ये वाली आती रहती तो एयर मूवमेंट रहता, बट दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज कर दे रही है, यानी यहाँ का सामान यहाँ पर ही रुक के खड़ा हुआ है, कहीं पर जा नहीं पा रहा है। इसीलिए इसे क्या जाता है, डोल ड्रम्स या हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड की कहानियाँ क्या है, बिकॉज पास्ट में, पुराने काल में जब शिप्स यहाँ से सेल करके जाती थी, द शिप सेलिंग थ्रू दीज डोल ड्रम्स व्हेन गेट स्टक फॉर वीक्स, हवाएं नहीं चल रही है। आपको पता है शिप के ऊपर ऐसे ऐसे नौका के ऊपर ऐसा सेल लगी रहती है ना, जिस पर हवा टकराती है तो बोट आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये नहीं हो पाता था, क्यों, हवाएं नहीं चल रही है, बोट आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो वो गधे क्या करते थे, अपने घोड़ों को अपने शिप से फेंक दिया करते थे। यूज टू थ्रो द ऑन बोर्ड हॉर्सेस। उनको क्या लगता था कि भाई हमारा जो शिप है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारा शिप नहीं हो रहा है, तो घोड़ों को फेंक दिया करते थे। लेकिन गधों को ये नहीं पता था कि भाई ये घोड़ों के वजह से नहीं, तुम लोग गधे हो, यहाँ पर हवा ही नहीं चल रहा तो बोट आगे जाएगी कैसे। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग हिस्ट्री में भी जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन आया ताकि हवा चले या ना चले, चप्पू मारने वाला हो ना हो, हम लोग स्टीम इंजन से मैकेनिकल पावर जनरेट करके शिप को इस डोल ड्रम यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से आगे ले जा सके। ठीक है, बस यही थी कहानी अपनी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की। हुआ, अब यहाँ से फिर से आइए, यहाँ पर देखिए, ये अपना कंप्लीट हो गया, दोनों ओर की हवाएं पढ़ ली। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, अभी पढ़ रहे थे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, अभी पढ़ रहे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर माने क्या बाबू,
अब वो देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आइए। हाई प्रेशर मतलब क्या बाबू? देखो अभी क्या बताया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में हवाएं ऊपर उठ रही थी, जिसकी वजह से ज़मीनी हकीकत में क्या हो रहा था, लो प्रेशर जोन बन जा रहा था। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा, यानी 25 से 35 डिग्री लैटिट्यूड में क्या होता है, ठीक इसी तरह का एक और पट्टी रहता है जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर हवाएं क्या होती है, गिरती हैं। क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, वो भी आगे आपको पता लग जाएगा। यहां पर हवाएं क्या हो रही है बाबू, गिर रही है। तो ये वाले जो जमीन है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। गिर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, आपको कोई ऊपर से दबा रहा है आपका सिर को, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज अंडर प्रेशर। तो इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। इट इज अ डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। बाबू ये क्या था, इट इज अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, यानी यहां पर टेम्परेचर के वजह से ये वाली पट्टी बनी हुई थी। बट ये वाली जो पट्टी है ये एक्सेप्ट टेम्परेचर, फॉर सम अदर रीजन ये वाली पट्टी बनती है। वो क्या क्या है, वेरियस रीजन, रोटेशन ऑफ द अर्थ जिसमें कोरियोलिस फोर्स काम करता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है वो भी आपको बता दूंगा। सिंकिंग एंड सेटलिंग ऑफ कोल्ड विंड्स हैपन इन दिस बेल्ट। अभी बताया ना, ऐसे ऐसे जो हवाएं नीचे गिर रही है तो सिंकिंग ऑफ कोल्ड विंड्स, इसी की वजह से इसे हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। अब ये हवाएं नीचे क्यों गिर रही है, अभी आपको बताया, थोड़ी देर में 10-15 मिनट वेट कर लो, सब पता लग जाएगा। अभी खाली बेल्ट्स के बारे में समझ लो, ठीक है। तो अभी हमने 2 बेल्ट्स खत्म कर ली, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हवाएं ऊपर उठ रही थी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हवाएं नीचे गिर रही थी। फिर आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी फिर से यहाँ पर हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। देख लेते हैं एक बार, इसे भी देख लेते हैं, ये कौन सा नमूना है। अच्छा बाबू आ जाओ यहाँ पर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी ये भी कुछ एक पट्टी होगी जिसका रेंज होगा 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ दी हेमिस्फीयर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एक पट्टी थी, आपको बताया ना, ऐसे इक्वेटर थी, उसके ऊपर चारों यहाँ पर और चारों नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट, यानी पहला इक्वेटोरियल क्या था, डायनामिकली, उसके बाद सब ट्रॉपिकल क्या था, ये क्या था अपना जो थर्मली था, उसके बाद आया डायनामिकली, उसके बाद फिर से आता है डायनामिकली, ठीक है। और एक बार रिवाइज कर देता हूँ अगर कंफ्यूज हो गया। इक्वेटोरियल होता है थर्मली यानी टेम्परेचर के वजह से, सब ट्रॉपिकल होता है डायनामिकली, सब पोलर भी होता है डायनामिकली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ने वाले जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट वो होगा थर्मली, तो TDDT, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट, यानी ये तापमान नहीं, तापमान को छोड़ के बाकी कुछ अन्य कारणों से ये बनती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है बाबू, टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन यानी यहाँ पर कोई तो कन्वर्ज कर रहा होगा, कौन करता है वो भी देख लेंगे आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इसे मैं मिटाता हूँ। However, this pressure belt is more continuous in the southern hemisphere than the northern hemisphere. क्यों? Because as the former यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर में लेसर लैंड मास है और मोर ओशन है। आपको पता है, आप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या नॉर्थ अमेरिका ऐसे है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर एशिया, यूरोप, कुछ इस तरह का नक्शा है, और यहाँ पर एंटार्क्टिका है। तो आप खुद देखिए, अगर यहाँ से मैं इक्वेटर ड्रॉ करता हूँ, अफ्रीका यहाँ पर हो गई, इंडिया यहाँ पर है, अब खुद देखिए सदर्न हेमिस्फीयर का मेजॉरिटी ये वाला पूरा लैंड मास है, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा लैंड मास है। सदर्न हेमिस्फीयर का ये जो टोटल रीजन है, ये वाली, जिसे मैं ब्लू कलर से मान लो पानी से दिखा देता हूँ, ये वाली, तो इसमें मेजर क्या है, मेजर यहाँ पर अपनी वाटर बॉडीज़ है। तो क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज ज़्यादा है तो एयर यहाँ से फ्री फ्लो ऐसे स्पीड में गुजरती रहती हैं। बट यहाँ पर देखिए पहाड़ी पर्वत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एवरेस्ट से लेके एल्प से लेके पर्वत काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से जब भी एयर आती है तो उसे काफ़ी सारे रुकावट का सामना करना पड़ता है। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्री फ्लो धड़ 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 क्रॉस करते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मिटाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि
ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है जो कि 60 से 65 है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये पट्टी पूरी मजबूती से ज़्यादा कहाँ पर बनती है, इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहती है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव लैंड मास। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा डायग्राम में वापस आते हैं। यहाँ पर देखिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर ख़त्म, दो जन कन्वर्ज कर रहे थे, ये वाली और ये वाली ट्रेड विंड्स। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बता दिया, हवाएं नीचे गिर रही थी। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर जोन यहाँ पर बताया, हवाएं ऊपर उठ रही थी, इसे कहा जाता है टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। ठीक है बाबू, टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। अच्छा, कन्वर्जेंस अभी आपको बताया, कन्वर्ज यानी फिर से जैसे यहाँ पर दो चीज़ें कन्वर्ज कर रही थी इक्वेटोरियल में, यहाँ पर भी दो चीज़ें कन्वर्ज कर रही हैं। इसे वाइट कलर कर देता हूँ, रुकिए, अच्छा सा समझ में आएगा। कौन दो बाबू कन्वर्ज कर रही है वो एक बार देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है ना पोलर ईस्टर्लीज, यानी एक हवा ऐसे आ रही है। यहाँ पर लिखा है ना वेस्टर्लीज, एक हवा ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है। जैसे यहाँ पर भी कन्वर्ज हो रही थी, जहाँ जहाँ कन्वर्जेंस बन रहा है वहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। और जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ है हाई प्रेशर जोन, वहाँ है हाई प्रेशर जोन। तो टोटल अपनी चार पट्टियाँ क्या क्या है, सबसे पहले वाली है लो, उसके बाद हाई, उसके बाद लो, उसके बाद हाई। ठीक है, अब ये लास्ट वाली हाई वाली एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बताया था ना, लो हाई। तो अभी लास्ट वाली हाई पढ़ने वाले हैं। इसकी रेंज क्या है, 75 टू 90 डिग्री। ठीक है, इट इज़ अ थर्मली इंड्यूस्ड, आपको बताया इक्वेटोरियल वाली होती है थर्मल, उसके बाद होती है डायनामिक, उसके बाद वाली होती है डायनामिक, और ऊपर वाली फिर से थर्मल। तो अभी ये वाली थर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, हवाएं नीचे गिर रही हैं इसीलिए, जहाँ पर भी हाई यानी हवाएं नीचे गिर रही है। ठीक है, द सन नेवर शाइन्स वर्टिकली इन द पोलर रीजन, आपको तो पता है पोल्स में सूर्य की किरणें इतनी आक्रामक ढंग से नहीं गिरती है जितनी इक्वेटर पे गिरती है। ठीक है, वहाँ की रेज कैसे होती है, स्लैंटिंग रेज होती है, जिससे वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। धूप नहीं तो उतनी गर्मी नहीं। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी लो एंड द एयर बिकम्स डेंस एंड बल्कि देयर बाय प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर बेल्ट, यानी हवाएं इतनी भारी और इतनी ठंडी होती है कि वो हमेशा क्या होती है, नीचे ही गिरती रहती है, इसीलिए इस रीजन को हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी चार बेल्ट खत्म हो गई। आते हैं वापस से यहाँ पर डायग्राम पे, यहाँ पर डायग्राम खोलते हैं अपनी वाइट कलर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, ट्रेड विंड्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यहाँ पर हवाएं नीचे गिर रही थी। सब पोलर लो प्रेशर जोन, यहाँ पर फिर से ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज टकरा के फिर से कन्वर्ज कर रही थी। और लास्ट में पोलर हाई प्रेशर जोन, जहाँ पर फिर से हवाएं नीचे गिर रही थी। जैसे चार पट्टियाँ ऊपर है, सेम की सेम चार पट्टियाँ नीचे भी हैं। तो आप ऊपर कवर कर लो, नीचे तो ऑटोमेटिक सेम टू सेम मिरर इमेज है। तो यहाँ पर अपनी प्रेशर बेल्ट्स की अपनी चार प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा प्रेशर बेल्ट्स में अभी हमने क्या देखा, या तो हवाएं ऊपर उठ रही है जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर, या तो हवाएं नीचे गिर रही है जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो हवाएं ऊपर उठ रही है नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक सेल बन रहा है ना, यहाँ से हवा ऊपर उठी, ओके इसे मिटाता हूँ, यहाँ से हवा ऊपर उठी, एटमॉस्फेयर के पूरा टॉप तक पहुँचने के बाद लेफ्ट और राइट की तरफ और मुड़ गई। स्पेस में तो नहीं जा सकती, तो वापस से यहाँ पर मुड़ी, जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पर ठंडी होकर नीचे गिरी। इसलिए ये क्या था, ये हाई प्रेशर जोन था। ये लो प्रेशर जोन से क्या हुई, लो प्रेशर जोन से हवाएं ऊपर उठी, हाई प्रेशर में फिर से नीचे गिरी, फिर यहाँ से भी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ से हवा फिर इधर जा रही है, फिर यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से लो प्रेशर जोन बना। ठीक है, ये हवाएं फिर एटमॉस्फेयर में जाके दो भाग में बट जा रही है, फिर नीचे गिर रही है,
फिर यहाँ से जैसे जा रही है यहाँ पर उठ रही है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन रहा है। तो अभी ये जो सेल्स बन रही है, अभी हम लोग यहाँ पर 3 सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या क्या है अभी हम लोग नीचे देख लेते हैं। प्रेशर बेल्ट्स 4 थी अपनी, 4 प्रेशर बेल्ट्स को कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग बढ़ रहे हैं ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन की ओर। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं। ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में आपने देखा हवाएं ऊपर उठी, एटमॉस्फेयर के पूरा ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक जाने के बाद हवाएं 2 भाग में बट गई, एक सदर्न हेमिस्फीयर की ओर चले गई, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर चल गई। तो इतना बड़ा तो इमेज रखने का मेरे पास जगह नहीं था, तो सिर्फ हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डायग्राम को ही समझ लेते हैं। हूबहू यहाँ पर सेम टू सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो रहा होगा। पहले ध्यान दीजिए क्या है, नाम क्या है, वो सब बाद में जानिएगा। यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, इधर गई। ठीक है, इधर तक आते आते वो हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इक्वेटर से जब उठती है गर्म हवाएं होती है, वो ऊपर उठती है। लेकिन आपको पता है नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अच्छा, लेकिन आपको इतना तो पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट में हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, उसका तापमान गिरते जाता है, यानी वो ठंडी हवाएं बनती जाती है। आपको पता है, और हर ठंडी चीज़ क्या होती है, भारी होती है। तो भारी चीज़ क्या होती है, नीचे आती है, तो वो नीचे आना फिर से शुरू हो जाती है। आई जैसे नीचे आती है ग्राउंड से टकरा के वो फिर 2 भाग में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सब पोलर लो प्रेशर जोन में हवाएं फिर से गर्म हो जाती। क्यों, ग्राउंड से टच होगा तो हवाएं तो गर्म होगी ना। तो बाबू वहाँ से जैसे वो हवाएं गर्म होती है, फिर से यहाँ पर 2 भाग में यहाँ पर ऊपर उठती है और 2 भाग में फिर से बढ़ जाती है। बटी, तो आप देखिए फिर से ये हवाएं ऐसे गोल गोल फंस गई ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई पोलर में पूरी ठंडी हो गई, फिर से भारी हो गई, तो फिर से नीचे गिर गई। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर एक भाग इधर जाता है और एक भाग इधर। तो 1, 2 और 3, टोटल 3 सेल हमारे पास बन के आते हैं। पहला का नाम है हार्डले सेल, दूसरे का नाम है फेरल सेल, तीसरे का नाम है पोलर सेल। इक्वेटर से और एक बार समझा देता हूँ। यहाँ से गर्म हवा ऊपर को उठी, 2 भाग में बटी, ऊपर उठते उठते नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ठंडी हुई, नीचे गिरना शुरू हुई, नीचे गिरने से फिर 2 भाग में बटी, एक इधर को जाती है, तो यहाँ पर पहला सेल बन गया हार्डले सेल। फिर यहाँ पर जैसे गई ऊपर उठी, फिर 2 भाग में बढ़ती है, एक इधर को एक इधर को, इधर बनता है दूसरा सेल फेरल सेल। उसके बाद यहाँ पर जैसे गई नीचे आती है, ठंडी होने की वजह से भारी होती है, यहाँ पर फिर से आती है, एक भाग इधर को जाता है सदर्न हेमिस्फीयर की ओर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर, फिर से यहाँ पर तीसरा सेल पोलर सेल। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्डले सेल के बारे में, थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है पहले देखिए, लिखा है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन। अभी बताया ना, हवाएं कभी वर्टिकल जा रही हैं, कभी हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, कभी वर्टिकल जा रही है, कभी हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो यहाँ से जो सेल बनता है इसी को ही हम लोग ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन ऑफ एयर बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर एग्जिस्ट अ सेल्यूलर सर्कुलेशन ऑफ एयर एट ईच बेल्ट। अब 4 बेल्ट पढ़ा ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर पढ़ा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर पढ़ा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर पढ़ा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर सेल्स बन रही है। टोटल 4 पट्टी के बीच में 3 सेल्स। तो अभी वो 3 सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। जो बताया सिर्फ उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द एयर एट द इक्वेटर आफ्टर गेटिंग हीटेड टू अ हाई डिग्री राइजेस शार्पली टू द अपर एटमोसफियर। इक्वेटर, ये रही इक्वेटर, यहाँ से हवाएं गर्म होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, दिस हीटेड एयर देन एक्सपैंड्स एंड मूव पोलवर्ड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। 2 भाग को बढ़ के पोलवर्ड्स यानी टूवर्ड्स द पोल्स इधर और टूवर्ड्स द पोल्स इधर जाने को लगती है। दिस मॉइस्ट विंड देन डिसेंड्स एट सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। अभी बताया ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये क्या होती है, एक सेल बनाने के लिए फिर से नीचे गिरती है। After losing heat and moisture, the same wind which descends at subtropical latitude then blows as surface wind or trade wind toward the equator to complete the cell. तो ये ऐसा बनता है हार्डले सेल। ठीक है, सेम चीज़ अंग्रेजी में फेरल सेल के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देख लेते हैं फेरल सेल को बाबू एक बार। द वेस्टर्लीज ब्लोज एज सरफेस विंड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो बताया वही लिखा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अभी बताया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जब हवाएं नीचे गिरी,
हवाएं नीचे गिरी, फिर से दो भाग में बट गई, एक इधर को गई, एक इक्वेटर की तरफ आई। जो इक्वेटर के तरफ आती है वो हार्डली सेल बना देती है, और एक इधर को जाके फिर से गर्म होकर ऊपर आ जाती है, तो यहाँ पर बन जाता है फेरल सेल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज विंड्स असेंड एट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। असेंड यानी ऊपर को उठती है, कहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ पर तीसरी पट्टी में फिर से ऊपर उठने लग जाती है। यहाँ से नीचे गिरती है हाई प्रेशर, एक इधर को जाती है, एक इधर को जाती है, इक्वेटर पे हार्डली सेल बन जाता है, और इधर बन जाता है फेरल सेल। ठीक है, आफ्टर असेंडिंग टू अ सर्टेन हाइट दीज विंड्स डेविएट टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड द पोल्स। सेम वही लिखा है, सारी विंड्स ऊपर जाके दो भाग में फिर से बट जाती है। उसी तरह पोलर सेल में भी सेम, द विंड्स दैट असेंड एट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट डेविएट टुवर्ड्स द पोल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। द सेम विंड देन डिसेंड्स एट द पोल्स एंड मूव्स एट कोल्ड सरफेस विंड टू कंप्लीट द सेल। सेम, हवाएं एक बार ऊपर उठेंगी, यहाँ पर इसे मिटाते हैं और एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डायग्राम। यहाँ पर देखिए, हवाएं यहाँ पर गर्म हुई, ऊपर उठी, दो भाग में बट गई, एक इधर आई, नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ठंडी हुई, भारी हुई, नीचे गिरी, यहाँ पर नीचे गिर के फिर दो भाग में बट गई। इसी से बनता है अपना पहला हार्डली सेल। अच्छा, ये जो गया सरफेस से टच हुआ, गर्म हुआ, फिर से ऊपर उठा, जैसे ऊपर उठा दो भाग में बटा, एक इधर को एक इधर को। जैसे ये ऊपर गया तो ऐसे घूम के फिर से यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से बनता अपना फेरल सेल। अब ये वाला जो एयर गया ये फिर से ठंडा होकर भारी होता है, फिर से नीचे गिरता है, दो भाग में, एक उधर को एक इधर को। अब इधर को जो आया उससे बनता है पोलर सेल। ठीक है, तो आई होप आपको ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन भी समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो स्किप कर अपना बैक करके देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अपनी दो मेजर चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्या? एक हुई अपने प्रेशर बेल्ट्स और एक हुई अपनी ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले थोड़ी सी विंड्स के बारे में। ठीक है, विंड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप देख रहे जो भी विंड, सबसे पहले अपने पास क्या था, एयर यानी हवा। अब ये जो एयर है हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर बढ़ती है। क्यों? हाई प्रेशर जोन में हवाएं गिरती है, गिरने के बाद वो दो तरफ को जाएंगी। लो प्रेशर में हवाएं उठती है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट रहता है, तो ये हवा धप करके यहाँ पर घुसने की कोशिश करती है। और जब ये एयर एक स्पीड से मूव करती है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, विंड। एयर और विंड में यही डिफरेंस है। जब स्टेबली खड़ी हो वो एयर, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दबाव के कारण बढ़ने लग जाए, यहाँ से दबाव पड़ा, यहाँ से वो निकला, क्यों, यहाँ पर वैक्यूम है। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं विंड। तो यहाँ पर वही लिखा है, एयर प्रेशर की वजह से हवा विंड में तब्दील हो जाती है। दीज विंड्स आर जनरलाइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज। 3 भाग में हम लोग हवाओं को क्या विभाजित करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है? दीज आर परमानेंट विंड्स, यानी साल भर सेम डायरेक्शन में ये साल भर क्या ब्लो करती रहती है। सबसे पहले ट्रेड विंड्स, जो आपको बताया ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में एक नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, एक साउथ ईस्ट से आ रही थी। इसी का ये जो दो हवाएं इक्वेटर के पास चलती है, इन्हें कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट direction in the northern hemisphere, while in the southern hemisphere they blow from southeast towards the northwest. अभी पता है ना, यहाँ से एक यहाँ और यहाँ से एक यहाँ। These are extremely steady winds blowing from subtropical high pressure areas towards the equatorial low pressure areas. ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। उसी तरह वेस्टर्लीज भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अपनी हुई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पढ़ने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायग्राम निकालते हैं एक बार। ये देखिए, जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या लिखा था, वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज भी क्या है, एक हवा का डायरेक्शन है। वेस्टर्लीज यानी जो हवाएं वेस्ट की ओर से ब्लो कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर नीचे आते हैं वेस्टर्लीज का टॉपिक पे, कहाँ गया, ये रहा वेस्टर्लीज। These winds blow from the subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. They blow from southwest to northeast. ऐसे blow करती हैं। ठीक है, in the northern hemisphere and इस direction में in the southern hemisphere। यहाँ पर फिर लिखा, these winds blow from subtropical high pressure belt towards the subpolar low pressure belt। ऐसे करके डायरेक्शन बनाया था ना, तो वही लिखा है यहाँ पर,
द स्पीड ऑफ वेस्टर्लीज इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैंड मास। आपको अभी डायग्राम बना के बताया था ना, वो जो धरती वाला, नीचे में ज़्यादा पानी था तो यहाँ पर हवाएं ज़्यादा तेज़ी से चलती है। उसके बाद लास्ट वाली विंड पोलर विंड्स। पोलर विंड्स नाम से ये भी पढ़ चुके हैं, तीनों विंड हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और अपनी सब पोलर लो प्रेशर में अपनी वेस्टर्लीज, यहाँ पर हुई ट्रेड विंड्स, यहाँ पर हुई वेस्टर्लीज, और उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे पोलर। ये जो चार पट्टी थी अपनी, चार पट्टी के बीच में ये तीन टाइप की हवाएं से बनती है, तीन टाइप की सेल, ठीक है। तो यहाँ पर वही पोलर विंड्स के बारे में लिखा है, दीज आर कोल्ड एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर जोन टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। एक बार आप डायग्राम अपने दिमाग में बना लीजिए, तो ये सब बच्चों का खेल है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, फैक्ट्स नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आती है पीरियड, परमानेंट विंड्स तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आती है पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स यानी जो एक पर्टिकुलर माह या महीने में ही चले, जैसे कि मानसून जून से जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए चलती है। ठीक उसी तरह नीचे में यहाँ पर क्या है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, जैसे कि ड्यूरिंग द डे टाइम हवाएं जब, अभी मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और यहाँ पर ब्लू कलर से मैं बना देता हूँ पानी, ठीक है। सन रेज, अभी यहाँ पर सन रेज में इस कलर से डिनोट, मान लीजिए यहाँ पर सन रेज गिर रही है, यहाँ पर भी सन रेज गिर रही है। आप खुद बताइए सबसे पहले गर्म कौन होगा? सबसे पहले गर्म होता है लैंड मास, हमेशा ज़्यादा सबसे पहले लैंड मास गर्म होता है। अब सबसे पहले ये गर्म हो गया तो इसकी हवाएं क्या होंगी, ऊपर की ओर उठने लगेंगी। जैसे इसकी हवा ऊपर की ओर उठने लगी तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अच्छा, पानी तो अभी तक इसके कंपैरिजन में उतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं ठंडी हवाएं, जिसे मैं ब्लू कलर से डिनोट करूँगा, ठंडी हवाएं झट से इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ पर ज़मीन पे आ जाती है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड मास पहले गर्म होने के कारण ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है इसकी हवाएं, और समंदर की हवाएं आके उस वैक्यूम को फिल कर लेती है, इसे हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। और नाइट में क्या होता है, नाइट में बिल्कुल उसका उल्टा, लैंड से सी की ओर हवाएं चलती है, उसे कहते हैं हम लोग लैंड ब्रीज। तो जहाँ से हवाएं चलती है उसका नाम उसी एरिया की वजह से पड़ जाता है। अब मान लीजिए सी से अगर लैंड की ओर हवाएं चल रही है उसे कहते हैं सी ब्रीज। अगर लैंड से सी की ओर हवाएं चल रही है जहाँ से चलता है तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो यहाँ पर वही लिखिए लैंड और सी ब्रीज। तो ये सब क्या है, पीरियोडिक विंड्स है, यानी हवा हमेशा नहीं चलती है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम मंथ पीरियड के वजह से ही ये चलती है। जैसे मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर, लैंड सी ब्रीज डे और नाइट में, माउंटेन और वैली ब्रीज सेम डे या नाइट में चलती है। ये सब पीरियोडिक नहीं है, ये टाइम टू टाइम वैरी करती है, ठीक है। तो इसे कहता है हम लोग क्या, इसे कहता है हम लोग पीरियोडिक विंड्स। परमानेंट विंड्स पढ़ ली, पीरियोडिक विंड्स पढ़ ली, अब पढ़ते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में इसमें पढ़ने को कुछ नहीं है, ये फैक्ट सबको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि some winds irrespective of hot or cold nature are named based on place of origin or places where they blow। जैसे कि अपने भारत में लू चलती है ना गर्मी के दिनों में, तो वो ये सब क्या है, लोकल विंड्स है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में चलने वाली विंड्स है। काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स, जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया, कोलकाता अपनी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की ओर ज़्यादा चलती है। ठीक उसी तरह सिरोको कहाँ चलती है, सहारा डेजर्ट की ओर। खमसिन एक हॉट एंड ड्राई विंड है जो सहारा डेजर्ट में चलती है। शामल एक हॉट एंड ड्राई विंड है जो इराक एंड पर्शियन गल्फ में चलती है। ब्रिकफिल्डर हॉट एंड ड्राई है जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। चिनूक एक बहुत मशहूर क्या है, हेलीकॉप्टर है यूएसए का, तो रॉकी माउंटेन यूएसए और कनाडा में चलते हैं। फोइन और मिस्ट्रल एक भाई बहन इन लोग को बोला जाता है। मिस्ट्रल कोल्ड होती है ना, तो ऐसे एल्प्स की पहाड़ी, यहाँ पर देखिए दोनों में एल्प्स लिखा है ना, तो ये एल्प्स की पहाड़ियाँ ऐसे हैं। ये मिस्ट्रल क्या होती है, हाँ यहाँ पर फोइन है। फोइन क्या है, यहाँ पर लिखा है वार्म एंड ड्राई। तो वार्म एंड ड्राई कौन सी एयर होती है, जब गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो ये रही फोइन। अब यही हवा जब यहाँ से नीचे गिरती है उसे कहते हैं हम लोग मिस्ट्रल। क्यों, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है ना, तो यहाँ पर एल्प्स की पहाड़ में हम लोग को दोनों हवाएं एक साथ दिखती है। फोहिन गर्म वाली ऊपर उठती है और पहाड़ी से नीचे आते आते वो मिस्ट्रल बन जाती है। तो ये सब कुछ लोकल नेम्स है जो आपको एरिया और उनके नेचर के वाइज आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं सबसे क्रूशियल टॉपिक में,
जो एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाती है, बट काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है, जिसका नाम है एल नीनो और ला नीना। अच्छा, ये सब पहले भूल जाइए, मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये रही अपनी एशिया, ये रही अपने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आपको पता है यहाँ पर जापान, यहाँ पर भारत, यहाँ पर रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर कनाडा, यूएसए, जो चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पर सब है, ठीक है। अच्छा, ये सब मत देखिए, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उससे सुनिए। जनरली क्या होता है, ये बीच में है अपने पैसिफिक ओशन, ठीक है। सन की रेस जब यहाँ पर गिरती हैं क्या होंगी, पानी गर्म होगा कि नहीं। अच्छा, आप खुद बताइए, आपको पता, इतना तो पता हो गई कि यहाँ पर साल दर साल क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है कि नहीं ना, अपनी कनाडा, यूएसए में, तो ये कंपैरेटिवली ठंडी जगह है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, एशिया क्या है, गर्म जगह है, ट्रॉपिकल जगह है, तो यहाँ पर ज़्यादा सनरेज यहाँ पर गिरती है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ज़्यादा सनरेज गिरी, यहाँ पर क्या होगा बाबू बताओ, वही होगा जो अभी तक आपको बताया है, क्या, हवाएं यहाँ से गर्म होंगी और ऊपर की ओर उठने लगेंगी, है कि नहीं बाबू। अच्छा, हवाएं जैसे यहाँ से ऊपर की ओर उठने लग रही है, तो यहाँ पर क्या है, फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा ना, हो रहा है कि नहीं, तो आप खुद बताइए। तो यहाँ से क्या होता है, मॉनसून लेडन विंड्स, यानी पूरा बारिश भरा बादल यहाँ पर आता है इसको ठंडा करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ से जैसे एक बादल का पट्टी आता है, तो यहाँ पर फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, तो पानी नीचे से ऐसे ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी हवा यहाँ से यहाँ जा रही है और पानी कुछ यूं ऐसे होके उठ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड ओशन वाटर, क्यों, आपको पता है ओशन की गहराइयों में क्या होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो ये ठंडा पानी ऊपर आने लगता है और यहाँ से गर्म हवा इधर को जाती है, तो यहाँ पर एक सेल बन जा रहा है कि नहीं, इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल सेल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल सेल, यानी नॉर्मल दिनों में ऐसा होता है। क्या होता है, और एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर गर्मी हुई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई, हवाएं ऊपर उठी, तो यहाँ पर रेगिस्तान जैसा कंडीशन उठ जाता है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को बारिश की खूब ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की मॉइस्चर लेडन विंड्स यहाँ पर आती है बारिश करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसे फिल करने के लिए हवाएं तो इस तरफ आ गई, लेकिन पानी कुछ यूं ऊपर की ओर उठ जाती है और यहाँ पर आ जाता है कोल्ड ओशन वाटर, यहाँ पर कोल्ड ओशन वाटर और यहाँ पर रेन। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को बारिश चाहिए थी, उन्हें बारिश मिल गई, और चिल्ली और पेरू के फिशरमैन्स को यहाँ पर खूब सारी क्या मिल जाती है, फिशेस मिल जाती है। क्यों, आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी नीचे की ठंडी वाली पानी ऊपर आती है, उसके साथ क्या आती है, मछलियाँ भी सतह पे आ जाती है। तो इन्हें मछली चाहिए थी, मछली मिल गई, और इन्हें बारिश चाहिए थी, बारिश मिल गई। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा साल होता है जब ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाती है, यानी यहाँ पर हो जाती है रेन और मछलियाँ आ जाती है यहाँ पर। जिसे बारिश चाहिए थी वो खा रहा है मछली, जिसे मछलियाँ चाहिए थी वहाँ पर हो रहा है मूसलाधार बारिश। अब यही जो फालतू चीज़ है, जहाँ पर यहाँ पर हो जा रही है मूसलाधार बारिश और वहाँ पर आ रही है मछलियाँ, इसे ही कहते हैं एल नीनो, ठीक है। और जो आपको नॉर्मल कंडीशन बताया ना, जहाँ पर यहाँ पर चाहिए थी रेन, तो यहाँ पर रेन होती है, यहाँ पर चाहिए थी फिशेस, तो यहाँ पर फिशेस होती है। ये नॉर्मल कंडीशन जब बहुत मात्रा में बढ़ जाए, इसे कहते हैं ला नीना। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बढ़िया से डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर लिखी है, क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखी है एल नीनो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस, यानी नॉर्मल कंडीशन का अभाव। लेकिन ला नीना क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस, यानी इतना है कि परेशानी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को चाहिए रेन, बारिश, और चिल्ली पेरू को चाहिए फिशेस। अगर ये ना मिले या उल्टी हो जाए, ना मिले नहीं, उल्टी हो जाए, यानी इससे मिल जाए फिश और इससे चाहिए रेन,
जो दोनों को ही मंजूर नहीं है, इसे कहते हैं एल नीनो। लेकिन अब यही वाली चीज़ अगर बहुत मात्रा में हो जाए उसे कहते हैं ला नीना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उससे ही डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है, एक बार वो थ्योरीज देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट, ये आखिर है क्या? These are climate patterns in the Pacific Ocean that can affect weather worldwide. El Nino and La Nina are two opposing climate patterns that break these normal conditions. यानी नॉर्मल कंडीशन जहाँ पर अपनी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाली जगह को बारिश चाहिए और चिली और पेरू वाली जगह को फिशेस चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन जब ब्रेक हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए उसे ही हम लोग कहते हैं एल नीनो या ला नीना। अब ये जब भी होती है इसका असर सिर्फ पैसिफिक ओशन नहीं, इंडियन ओशन, उसके बगल में अटलांटिक ओशन, सब में इसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन क्योंकि इंडियन ओशन इसके जस्ट पास में है तो इंडियन ओशन में क्या होती है, मॉनसून, तो मॉनसून पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एल नीनो और ला नीना का पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकेन। अभी बताया ना, जो हवाएं इस तरफ को चलती है, ट्रेड विंड्स जो ऐसे ऐसे करके आती है ना, तो ये सब क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, यानी ये चलना बंद हो जाती है। यानी ये पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे एक दूसरे को ये लोग नेगेट कर देती है, वो नहीं हो पाता है। वार्म वाटर इज पुश्ड बैक ईस्ट टूवर्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, यानी गर्म चीज़ें यहाँ पर आने लग जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने लग जाता है और फिशेस यहाँ पर आने लग जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पर गर्म हो रही है तो ठंडा पानी इधर आएगा, अगर यहाँ पर गर्म होता तो ठंडा पानी इधर आता। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है क्या, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस नाइदर एनी रेन इन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया नॉर एनी फिशिंग ग्राउंड्स इन चिली। अब समझ में आया? ला नीना क्या है, ठीक उसका अपोजिट, यानी नॉर्मल कंडीशन जब अतिरिक्त भाव में हो जाए, अबंडेंस में हो जाए, यानी एक्सेसिव रेन इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एंड एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड इन चिली, तब उसे कहते हैं ला नीना। ठीक है, अच्छा ये लास्ट एक बार एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ये होती कब है, व्हेन डज दिस हैपन। एल नीनो एंड ला नीना टिपिकली लास्ट 9 to 12 months, यानी जब वो हो जाए उसका प्रभाव 9 से 12 महीनों तक देखने को मिलता है। बट एल नीनो और ला नीना इवेंट्स ऑकर एवरी 2 to 7 years, हर 2 से 7 साल की अवधि में वो चीज़ें होती है। इस साल हुई, अगले साल फिर से हो जाए, ऐसे कोई गारंटी नहीं। बट दे डू नॉट ऑकर ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल। जनरली एल नीनो ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला नीना, यानी प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस एक बड़ी प्रॉब्लम है देन द प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि एल नीनो ज़्यादा होती है, यानी एब्सेंस ऑफ दिस नॉर्मल कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दे के पढ़िए, अगर कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछिए, या और अगर कोई इसमें गलती भी हुई तो आप डोंट वरी, मैं फाइनल कंपाइलेशन में सारी मिस्टेक्स ठीक कर दूंगा। ठीक है, आप बस अपने डाउट्स टेलीग्राम चैनल में लिख के भेज दीजिएगा। बाय।